नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक है। आज सरकारी भवनों में तिरंगा आधा झुका दिया गया है। साथ ही आज कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। अल थानी ने 74 वर्ष की आयु में कल अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए एक संदेश में कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया। भारत सरकार की ओर से संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जल्द ही कतर जाकर भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बहुप्रतीक्षित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 63 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद लखनऊ से कानपुर के बीच 3 घंटे का सफर मात्र 35 से 45 मिनट होगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के माध्यम से उद्योगों, लॉजिस्टिक्स हब, वेयरहाउसिंग, निवेश और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे के शुरू होने से समय और ईंधन की बचत के साथ ही यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर पूरे मार्ग पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, आधुनिक इंटरचेंज और बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे परिवहन व्यवस्था भी अधिक तेज और सुविधाजनक बनेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केजीएमयू के 22वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान यूरोप में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस होगा। पीयूष गोयल आज स्पेन में भारत स्पेन व्यापार गोलमेज सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। इसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि मोटर वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, एआई, सेमीकंडक्टर, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग और निवेश के अवसरों पर करेंगे चर्चा। पीयूष गोयल भारत ईयू व्यापार गोलमेज सम्मेलन और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की पूर्ण बैठक में भी शामिल होंगे। इसमें एफडीआई, कारोबार, सुगमता, टिकाऊ प्रौद्योगिकी और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे विषयों पर होगी चर्चा। 15 जुलाई से भारत से ब्रिटेन जाने वाले सभी उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य होगा। वहीं ब्रिटेन में 5 साल तक काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को वहां के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में योगदान नहीं देना होगा। पीयूष गोयल ने कहा, भारत और ब्रिटेन एफटीए के तहत समझौते से किसानों, मछुआरों, एमएसएमई और घरेलू उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा। ये समझौता दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान के बाद अब न्यूयॉर्क और ब्रसल्स के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करना है। डॉक्टर एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में यूएन सुरक्षा परिषद के 2028 और 29 के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। वे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार विपक्ष से सदन में सहयोग की अपेक्षा करेगी। पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आज से गुंडा दमन कानून लागू हो गया है। इस कानून का उद्देश्य राज्य को संगठित अपराध, रंगदारी, हिंसा और असामाजिक तत्वों से मुक्त कराना है। बीते 29 जून को विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक 2026 यानी कि गुंडा नियंत्रण कानून को पारित किया गया था।
अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने और दंगों के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उसकी भरपाई के लिए संपत्तियों को कुर्क करने का प्रावधान है। इस कानून के तहत पुलिस के पास आदतन अपराधियों के कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों या जिलों के बाहर निकालने का आदेश देने का अधिकार भी मिलेगा। राज्य सरकार का कहना है कि यह कानून संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद करेगा। इससे आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी और राज्य में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को मजबूती मिलेगी। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर देश में बड़े स्तर पर विचार विमर्श की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में इस विषय पर गठित संयुक्त संसदीय समिति आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि संयुक्त संसदीय समिति आज उत्तर प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था के शीर्ष अधिकारियों के साथ व्यापक बैठकें कर रही है। मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। मध्य प्रदेश की दतिया, बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मंजलपुर सीट पर प्रमुख राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करेंगे। दतिया में भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को दिया टिकट। बांकीपुर सीट पर भाजपा ने अंतिम समय में उम्मीदवार बदलते हुए नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। गुजरात की मंजलपुर सीट पर भाजपा ने सतीश पटेल और कांग्रेस ने भीका भाई रब्बारी को टिकट दिया। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। 17 जुलाई तक चलने वाले सत्र के दौरान 5 बैठकें आयोजित होनी है। इस दौरान राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मानसून सत्र से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों समेत विपक्ष के नेता भी शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला में स्वच्छता से स्वागत अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 17 तारीख को हरियाणा आ रहे हैं, तब तक रोजाना हरियाणा प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक मिली बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र के तोड़मा गांव के जंगलों में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, नकदी और सोना बरामद किया। खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान में लगभग 16 लाख रुपए मूल्य का 116 ग्राम का सोने का बिस्कुट, 2 लाख रुपए नकद, 1 इंसास राइफल और विभिन्न हथियारों की मैगजीन सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कांकेर नारायणपुर जिला सीमा के निकट अलपरास और गुमचुर गांव के बीच के घने जंगल और पहाड़ी इलाके में एंटी नक्सल अभियान चलाया गया। कांकेर में नक्सलियों के एक छिपे हुए डंप से हथियार और महत्वपूर्ण सामग्री बरामद की गई। अभियान में सुरक्षा बलों ने 2 303 राइफलें, भरपूर गोला बारूद, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 3 वायरलेस बैटरियां, रेडियो सेट, 2 नक्सली वर्दी और नक्सली साहित्य जब्त किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कर्नाटक के बीजेपी युवा मोर्चा नेता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में फरार चल रहे 2 अहम आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब्दुल नासिर को केरल के कोच्चि और नौशाद को तमिलनाडु और होसूर से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों पर प्रतिबंधित पीएफआई के मुख्य हमलावरों को पनाह देने का आरोप। एनआईए ने दोनों आरोपियों पर 4-4 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। एजेंसी ने कहा कि बाकी फरार 3 आरोपियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के लखनपुर को देश भर के उन 50 कस्बों में चुना गया है जिन्हें स्ट्रीट फूड हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, लोगों की आजीविका में सुधार होगा और स्थानीय खान पान, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए उड़ीसा फायर सर्विस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष टीमें, आधुनिक उपकरण और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था तैनात की गई है। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 महत्वपूर्ण परीक्षण पूरे कर लिए हैं। ये परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी कामयाबी। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल को सीधी स्थिति में बनाए रखने से जुड़ा। दूसरे परीक्षण में अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलग होने की प्रक्रिया की जांच की जाएगी। वहीं तीसरे परीक्षण में एपेक्स कवर होने के अलग होने के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक मजबूती की पुष्टि की गई। 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत के 5 छात्रों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। कोलंबिया में 4 से 12 जुलाई तक आयोजित प्रतियोगिता के गोल्ड मेडल जीतने वाले छात्रों में पुणे, इंदौर, नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के छात्र शामिल। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। भारत की इस शानदार सफलता का श्रेय होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के नेतृत्व में चल रहे ओलंपियाड कार्यक्रम को दिया गया। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के भीतर पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। राज्य में लैंडस्लाइड की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और संपर्क मार्ग पूरी तरह से ठप हो गए हैं। पिछले 3 दिन से उत्तराखंड के स्याना चट्टी में भूस्खलन के कारण बंद पड़े यमुनोत्री राजमार्ग को दुरुस्त करने का काम लगातार जारी। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त किया। दिल्ली और राजस्थान के कई जिलों में लोग भीषण गर्मी और उमस की दोहरी मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा, जबकि पश्चिम बंगाल सहित तमाम पूर्वी राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक प्रसिद्ध श्लोक के माध्यम से देश के समावेशी विकास और राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। पीएम ने कहा, जब चौतरफा विकास के साथ हर देशवासी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित होता है, तब राष्ट्र की प्रगति को भी नई गति मिलती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पैसों की बर्बादी लगती है ना? कल जब आपको हॉस्पिटल का लाखों का बिल भरना पड़ेगा ना, तब होगी पैसों की असली बर्बादी। बात करते हैं। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और आइए ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं एक्सप्रेस 100 की ओर। खबर में बात करें तो मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखा। सोमवार को सेंसेक्स 649 अंक टूटकर 77,000 के नीचे खुला, जबकि निफ्टी भी 24,100 के नीचे फिसल गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से अहमदाबाद के साबरमती नदी के पूर्वी तट पर विकसित हेरिटेज सार्वजनिक पार्क का किया उद्घाटन। यूएनएम फाउंडेशन द्वारा विकसित हेरिटेज सार्वजनिक पार्क का उद्देश्य शहर में हरित और सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ावा देना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा 15 अगस्त 2027 से चरणबद्ध तरीके से होगी शुरू। बुलेट ट्रेन सेवा की शुरुआत मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सूरत बिलीमोरा सेक्शन से होगी। रेल मंत्री ने बताया कि परियोजना का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 14 जुलाई को देश भर में 7 ईएसआई स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन।
करीब 668 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इन परियोजनाओं से 53 लाख से अधिक लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इनमें नए अस्पताल, ओपीडी ब्लॉक और ईएसआई औषधालय शामिल हैं। भारत और नेपाल के बीच स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत नेपाल स्टार्टअप पार्टनरशिप नेटवर्क किया लॉन्च। भारत नेपाल की इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के उद्यमियों को नवाचार, प्रशिक्षण, निवेश और तकनीकी सहयोग के जरिए जोड़ना तथा सीमा पार स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना है। एनटीपीसी के निदेशक मंडल ने छत्तीसगढ़ में 1600 मेगावाट क्षमता वाली लारा सुपर तापीय विद्युत परियोजना के तीसरे चरण को दी मंजूरी। सरकारी नीतियों के समर्थन से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में तेजी। आईईएसए की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में ईवी बिक्री 26% बढ़कर 26 लाख यूनिट रही। रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की मौजूदा रफ्तार जारी रही तो 2032 तक भारत का ईवी बाजार करीब 3 करोड़ यूनिट तक पहुंच सकता है। जून में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 34% बढ़कर 4.5 अरब यूरो हो गया। सीआरईए की रिपोर्ट के मुताबिक भारत रूस से हाइड्रोकार्बन का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा। जापान की जल शोधन कंपनी दाइकी एक्सिस कर्नाटक के तुमकुरु में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से अपनी तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेगी स्थापित। दाइकी एक्सिस कंपनी के अनुसार नए प्लांट में जापानी जोखासो तकनीक आधारित सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम का निर्माण होगा, जिससे अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। बीते सप्ताह भारत की शीर्ष 10 कंपनियों में से 4 का संयुक्त बाजार पूंजीकरण करीब 93,000 करोड़ रुपए बढ़ा। सबसे अधिक बढ़त एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल के मार्केट कैप में की गई दर्ज। दक्षिणी ईरान के होर्मुज़गन प्रांत में हुए हमलों में फरूर द्वीप पर एक व्यक्ति की हुई मौत, 2 अन्य घायल। ईरान के अनुसार केशम द्वीप पर कई प्रोजेक्टाइल गिरे, लेकिन निशाना केवल सैन्य ठिकाने थे। वहीं अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ होर्मुज स्ट्रेट के आसपास आईआरजीसी की स्पीड बोट्स पर हमले किए। जवाब में आईआरजीसी ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल की गठबंधन सरकार ने नेसेट के आम चुनाव तय कार्यक्रम के मुताबिक 27 अक्टूबर को ही कराए जाने का किया ऐलान। 17 जुलाई से संसद का सत्र स्थगित होने के बाद इजरायली सरकार कार्यवाहक के तौर पर काम करेगी और बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले पाएगी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने चुनाव के बाद व्यापक गठबंधन सरकार बनाने की बात कही। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने म्यांमार के विदेश मंत्री के साथ अनौपचारिक बैठक की। 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद दोनों पक्षों के बीच ये पहली आमने सामने की मुलाकात थी। बैठक में आंग सान सू की स्थिति और क्षेत्रीय शांति योजना पर चर्चा हुई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग में कम से कम 27 लोगों की मौत, 63 लोग हुए घायल। बचाव दल ने मौके पर राहत अभियान चलाया। प्रधानमंत्री अनुतिन ने घटनास्थल का दौरा कर हादसे की जांच के निर्देश दिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस के दक्षिण में A6 मोटरवे के किनारे लगी आग फोंटेनब्लियू जंगल तक फैली, जिसके बाद हाईवे को दोनों दिशाओं में बंद कर दिया गया। आग पर काबू पाने के लिए 100 से अधिक दमकल कर्मी, 2 हेलीकॉप्टर और एक वाटर बॉम्बिंग विमान तैनात किए गए। अब तक करीब 16 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुका है। स्पेन के दक्षिण पूर्वी अल्मेरिया प्रांत में लगी भीषण जंगल की आग में घायल 93 वर्षीय ब्रिटिश महिला की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 13। आग में 7,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जल चुका है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 10 लोग लापता हैं और उनकी तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान जारी है। वेनेजुएला में 24 जून को आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,490 हुई। अधिकारियों के अनुसार 16,740 लोग घायल हुए हैं, जबकि 6,462 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान अभी जारी। भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा सहयोग को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस सप्ताह काठमांडू में संयुक्त कार्य समूह और संयुक्त संचालन समिति की बैठकें की जाएंगी आयोजित। वियतनाम के फुकुओका द्वीप के पास नौका हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के शव
हो ची मिन्ह सिटी लाए गए। हनोई स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार सभी शवों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही भारत भेजा जाएगा। अमेरिकी सीनेट के सदस्य और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी लिंडसे ग्राहम का 71 वर्ष की उम्र में निधन। वे रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। विश्व नंबर 1 यानिक सिनर ने विंबलडन के पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। सिनर ने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को 6-7, 7-6, 6-3 और 6-4 से दी शिकस्त। सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। ये उनके करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम और 30वां एटीपी खिताब है। क्रिस्टीना और गुआओ हान्यू की जोड़ी ने विंबलडन में महिला युगल खिताब अपने नाम किया। क्रिस्टीना और हान्यू की जोड़ी ने गैब्रिएला ड्राब्रोस्की और लुइसा स्टेफनी को दी शिकस्त। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपनी पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज करने के मुहाने पर। मैच के चौथे दिन भारत को जीत के लिए 4 विकेट की जरूरत। मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 130 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। इस मैच में यास्तिका ने 113 रन की शानदार पारी खेली। इसी के साथ वो लॉर्ड्स पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ब्रैंडन मैकलम इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम के मुख्य कोच पद से हटा दिया गया है उन्हें। हालांकि वो सीमित ओवरों की टीम के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल की तैयारियां तेज हो गई हैं। सबकी निगाहें अर्लिंगटन शहर पर टिकी हैं, जहां फ्रांस और स्पेन के बीच हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में गोल्डन बूट की रेस रोमांचक हो गई है। सर्वाधिक गोल करने वाले 6 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ी अब भी मैदान में बने हुए हैं, जिससे पुरस्कार की रेस रोचक बन गई है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार मेसी और फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल किए हैं और वे गोल्डन बूट हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे हैं। विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल से पहले अर्जेंटीना की टीम कनास सिटी में अपना अभ्यास उन्होंने शुरू कर दिया है। रविवार को हुए इस अभ्यास शिविर में टीम के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने हिस्सा नहीं लिया। भारतीय स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों के लिए स्विट्जरलैंड में जमकर पसीना बहा रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का क्वालिफिकेशन 30 जुलाई को होगा। भाला फेंक एथलीट आनंद सिंह ने एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में 80.57 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला टीम ने 3 मिनट 33.62 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। नीरू डांडा ने शॉटगन विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। ये नीरू के करियर का पहला व्यक्तिगत विश्व कप स्वर्ण पदक है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओडिशा के